हेलो एवरीवन, राम ई गुरुकुल में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन में लोकसभा टॉपिक डिस्कस करेंगे। देखिए, हमने जो संसद से रिलेटेड जो टॉपिक्स है उसको हमने 4 क्लासेस में डिवाइड किया है। पहला लोकसभा, इसके बाद राज्यसभा, इसके बाद जो दोनों सदनों से रिलेटेड जो कॉमन जो कानून बनाने की प्रक्रिया है या उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और इसके अलावा हम संसदीय समितियां जो है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो अपनी जो बेसिकली ये क्लास है ये लोकसभा से रिलेटेड रहेगी। इसमें हम लोग एक तो प्रीवियस ईयर्स एग्जाम्स के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और इसके अलावा अपकमिंग एग्जाम्स में आपके क्या क्वेश्चन आ सकते हैं, क्या क्वेश्चंस का पैटर्न रह सकता है, इसको शामिल करते हुए अपन पूरे टॉपिक को इसमें कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं क्वेश्चन से। देखिए, लोकसभा से रिलेटेड जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं उसके बारे में बात करें तो ये पहला क्वेश्चन है, संसद सदस्य बनने है तो न्यूनतम उम्र क्या है। ये आपके पहले एग्जाम्स में क्वेश्चन आए हुए हैं। तो इसमें ऑप्शन है आपके 18 वर्ष, 25 वर्ष, 21 वर्ष और 30 वर्ष। तो यहाँ पे जो संसद का सदस्य, संसद यहाँ पे देखिए एक चीज ध्यान रखना अपने को, ना तो लोकसभा का मेंशन किया है न ही अपने को राज्यसभा का मेंशन किया है। तो यहाँ पे संसद का सदस्य मतलब लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए मिनिमम उम्र क्या है, तो आपके इसका आंसर जो रहेगा वो आपके रहेगा 25 वर्ष। पहली चीज तो ये। अब अपन बात करें, अगर यहाँ पे आपके क्वेश्चन पूछा जाता कि लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम उम्र क्या है, तो आपकी लोकसभा का न्यूनतम सदस्य बनने के लिए न्यूनतम उम्र आपके 25 वर्ष रहती। और इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाता कि राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम उम्र क्या है, तो आपके राज्यसभा के लिए आपके अलग हो जाता है। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए आपके न्यूनतम उम्र रहती 30 वर्ष। तो देखिए, बेसिकली जो है स्टेट पीसीएस या आपके नॉर्मल एग्जाम्स में इस तरह के जो एज से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। अब अपन ऑप्शंस की ही बात करें तो जो है भारत में मताधिकार वोट देने की जो उम्र है वो आपके 18 वर्ष है। ठीक है, तो ये मताधिकार की उम्र है। एक तो ये चीज ध्यान रखें आप। 61 में संविधान संशोधन द्वारा 1989 में यह प्रावधान किया गया, मताधिकार की उम्र 18 वर्ष है भारत में। 21 वर्ष आपके जो है स्थानीय निकाय जो है, आपकी स्थानीय स्वशासन टॉपिक आप पढ़ते लोकल बॉडीज, तो जो स्थानीय निकाय है, पंचायती राज है, उनके उनमें जो चुनाव लड़ने की उम्र है उनकी उम्र है ये आपके 21 वर्ष। ठीक है, जिसमें पंचायती राज संस्थान और आपके नगर पालिकाएं आती है। इसके अलावा 30 वर्ष का अपन ने बात किया अभी कि भाई ये आपके राज्यसभा से रिलेटेड है। अगर अपन बात करें जो संवैधानिक पद है उसके बारे में, जैसे आपके राष्ट्रपति है, तो अगर आपके राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति से पूछा जाए कि राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति बनने के लिए जो है आपकी न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए, तो वो आपके रहेगी 35 वर्ष। ठीक है, तो ये न्यूनतम उम्र से रिलेटेड जो सारे फैक्ट्स है वो आप ध्यान रखिए। यहां से रिलेटेड आपके अपन ने जैसे ये एक प्रीवियस ईयर एग्जाम का क्वेश्चन देखा कि इसमें संसद सदस्य बनने के लिए न्यूनतम उम्र, तो आप ध्यान रखिए कि लोकसभा के लिए 25 वर्ष, राज्यसभा के लिए 30 वर्ष और इसके अलावा राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के लिए आपको ध्यान रखना है न्यूनतम उम्र होनी चाहिए 35 वर्ष। इसके अलावा जो स्थानीय निकाय है, पंचायती राज संस्थान, इसके लिए 21 वर्ष है और मताधिकार की उम्र भारत में 18 वर्ष है। तो ये आपके अपकमिंग एग्जाम्स में क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है उम्र से रिलेटेड, तो वो आप ध्यान रखिएगा। आगे अपन बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो आपके नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए लोकसभा के बारे में कि लोकसभा के लिए निर्वाचन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। एक तो अपने को ध्यान रखना है, इंडियन पॉलिटी में जब भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो स्टेट पीसीएस या यूपीएससी के एग्जाम में इस तरह से आपको ट्रिक किया जाता है कि कौन सा कथन सही है, या कई बार वो फ्लो में असत्य कथन, गलत कथन भी पूछ लेते हैं। तो आप एक तो स्टेटमेंट के बारे में ध्यान रखिएगा। तो अब इसमें पहला ऑप्शन है निर्वाचन वयस्क मताधिकार के आधार पर होता है, तो बिल्कुल लोकसभा का चुनाव जो है वो प्रत्यक्ष मतदान द्वारा होता है। आगे अपन बात करें, निर्वाचनों का संचालन निर्वाचन आयोग करता है, मतलब जो चुनाव करवाता है, जो चुनाव होता है वो निर्वाचन आयोग करता है, ये भी सही है। निर्वाचनों के लिए मतदाताओं की सूची को राष्ट्रपति के निर्देशन और नियंत्रण में तैयार किया जाता है। तो देखिए, जो चुनाव होता है, चुनाव में जो मतदाता सूची है तो उससे रिलेटेड जो सारा कार्य होता है वो आपके राष्ट्रपति नहीं करता, वो आपके निर्वाचन आयोग करता है। ये चीज अपने को ध्यान रखना है। तो जो मतदाताओं के लिए सूची का निर्माण जो है ये आपके निर्वाचन आयोग करता है, इलेक्शन कमीशन करता है, ये आपके राष्ट्रपति नहीं करता है। तो पहली चीज ये आपके स्टेटमेंट गलत हो गया, तो ये आपके आंसर रहेगा इसमें सी, क्योंकि अपने को गलत स्टेटमेंट पूछा है। ये अपन एक बार और ऑप्शंस भी देख लेते ताकि आपके अपकमिंग एग्जाम्स में आपके क्या चीजें आ सकती है उसके बारे में ध्यान रहे। निर्वाचन आयोग के अनुरोध पर राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग को प्रादेशिक उसके कार्यों के निर्वहन के लिए आवश्यक कर्मचारी वृंद उपलब्ध करवाते हैं। मतलब जो है इलेक्शन के लिए जो आपके जो कर्मचारी चाहिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को, तो वो राष्ट्रपति के आदेश द्वारा निर्वाचन आयोग को उपलब्ध कराया जाता है। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। तो ये आपके यूपीएससी के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया, तो आपको ये ध्यान रखना है कि क्वेश्चन किस तरह से पूछा जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में अपन बात करें तो आपके नेक्स्ट क्वेश्चन है
लोकसभा के निर्वाचन के लिए नामांकन पत्र, अब जो निर्वाचन इलेक्शन होता है, चुनाव होता है, उसके बारे में पूछा है। तो इसमें पहला है भारत में निवास करने वाले किसी भी व्यक्ति द्वारा दाखिल किया जा सकता है। तो नामांकन पत्र मतलब चुनाव कौन लड़ सकता है, तो भारत में निवास करने वाले किसी भी व्यक्ति द्वारा दाखिल किया जा सकता है, नहीं, ये आपकी स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। यहाँ पे देखिए जैसे कई विदेशी व्यक्ति भी निवास करते हैं, तो भारत में निवास करने वाले सभी व्यक्ति नहीं, जो भारत के नागरिक हो और इसके अलावा उनका आगे अपन बात करेंगे जैसे उनका निर्वाचन सूची में, मतदाता सूची में नाम हो। तो जिस निर्वाचन क्षेत्र में निर्वाचन लड़ा जाता है वहां के किसी निवासी द्वारा दाखिल किया जा सकता है, यह भी जरूरी नहीं। भारत का कोई भी नागरिक किसी भी लोकसभा क्षेत्र से लड़ सकता है, बाकायदा कि वो अनुसूचित जनजाति, कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां से वो नहीं लड़ सकता, जैसे सिक्किम क्षेत्र है, तो वहां पे वहां के नागरिक, वहां के जो सिक्किम क्षेत्र में स्थित मतदाता सूची के लोग ही उसमें चुनाव लड़ सकते हैं। तो यहाँ पे ये चीज ध्यान रखना, अंडमान निकोबार जनजातीय अनुसूचित जनजाति की सीट है, वहां पर उस क्षेत्र का व्यक्ति ही चुनाव लड़ सकता है। तो कुछ अपवाद को छोड़कर कोई भी व्यक्ति भारत में किसी भी क्षेत्र से चुनाव लड़ सकता है। अब तीसरा है भारत के किसी नागरिक द्वारा जिसका नाम किसी निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में है दाखिल किया जा सकता है। तो ये आपकी स्टेटमेंट सही है, भारत का नागरिक जो किसी मतदाता सूची में, जिसका किसी भी निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में नाम शामिल है, तो वह किसी भी क्षेत्र से चुनाव लड़ सकता है। बाकायदा की अपवाद जैसे अपन ने बात की अंडमान निकोबार क्षेत्र का लोकसभा सीट या सिक्किम की लोकसभा सीट, तो वहां पे अपवाद ये है कि जैसे वहां पे वो उस क्षेत्र के व्यक्ति ही चुनाव लड़ सकते हैं। तो ये चीज आपका ध्यान रखना है, ये भी आपके IAS प्रीलिम्स के एग्जाम में पूछा गया था। अब चौथा ऑप्शन की बात करें, भारत के किसी भी नागरिक द्वारा दाखिल किया जा सकता है, तो किसी भी नागरिक का नहीं दाखिल किया जा सकता अनलेस कि उसका नाम मतदाता सूची में शामिल हो। तो ये एक आपके पार्शियली करेक्ट है, मतलब आंशिक रूप से सही है। तो मोस्ट करेक्ट कौन सा आंसर रहेगा, आपके सी आंसर रहेगा। एक चीज अपने को ध्यान रखना है, जब भी आपके एग्जाम रहे तो आपको सारे ऑप्शंस एक बार गो थ्रू करने, आपको सारे ऑप्शन पढ़ने, उसके बाद ही आपको आंसर करेक्ट करना है। क्योंकि कई बार आंशिक रूप से अगर कोई विकल्प सही रहता है तो आप उसमें गलती कर सकते हैं, नेगेटिव मार्किंग के चांस रहते हैं। आगे अपन बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन के। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, लोकसभा में राज्यों को किस आधार पर सीटें आवंटित होती है, जो लोकसभा की सीटें आवंटित होती है वो किस आधार पर होती है। तो देखिए ऑप्शन है जनसंख्या, गरीबी, क्षेत्रफल और भाषा। तो आपके मेन चीज ध्यान रखना है, जो लोकसभा की सीटें आवंटित होती है ये आपके जनसंख्या के आधार पर होती है, पहली चीज तो ये। और ये जनसंख्या का आधार वर्ष क्या है, ये इसके बारे में अपन अपकमिंग जो है क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। लेकिन सबसे पहली बात करें अपन, जैसे जो संसद के बारे में बात करें, संसद या व्यवस्थापिका या विधायिका, तो देखिए पहली चीज तो ये कि संसद है, इसका उल्लेख आपके अनुच्छेद 79 में है, 79 में बेसिकली। और अनुच्छेद 79 में क्या है कि संसद में कौन कौन शामिल होता है। पहली चीज तो कि संसद में शामिल होते हैं एक तो लोकसभा, एक होती है राज्यसभा और एक होते हैं राष्ट्रपति। अब राष्ट्रपति क्यों शामिल होते हैं, क्योंकि संसद के दोनों सदनों से अगर कोई पारित विधेयक होता है या बिल होता है तो वो राष्ट्रपति के हस्ताक्षर करने के बाद ही कानून बनाता है। तो इसी कारण से संसद में तीनों शामिल होते हैं। पहली चीज ये आर्टिकल है आपके 79। आगे अपन बात करें जो व्यवस्थापिका है या विधायिका है भारत की संघ की, तो संघ की जो विधायिका है इसका उल्लेख, इससे संबंधित जो संविधान में उल्लेख है वो आपके आर्टिकल रहेंगे अनुच्छेद 79 से 122 तक। सॉरी, तो जो विधायिका या व्यवस्थापिका से रिलेटेड जो आपके आर्टिकल्स है वो आपके 79 से 122 तक रहेंगे। अब अपन बात करें जैसे संसद की अपन ने बात की, तो लोकसभा की अगर अपन बात करें कि लोकसभा का कौन सा अनुच्छेद रहेगा, तो आपके लोकसभा का उल्लेख आपके जो पर्टिकुलर है वो आपके इससे संबंधित संरचना का उल्लेख वो आपके है अनुच्छेद 81 में। ठीक है, तो अनुच्छेद 81 में लोकसभा से संबंधित, इसकी सीटों से संबंधित उल्लेख है। अब यहाँ पे अपने को ध्यान रखना है, लोकसभा में जो राज्यों को सीटें आवंटित है वो किस आधार पर की गई है, जनसंख्या के आधार पर की गई है। आगे अपन बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो ये आपके देखिए ईयर भी आ गया। अब यहाँ पर है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 82 के अनुसार लोकसभा की सीटों का राज्यों के मध्य आवंटित जनगणना का आधार वर्ष है, यहाँ पे वर्ष आएगा, आधार वर्ष है। मतलब जो लोकसभा की जो वर्तमान में सीटें हैं 543, तो 543 सीटों का जो आधार है वो सीटें राज्यों को किस वर्ष की जनसंख्या के आधार पर आवंटित की गई है। तो उसमें अपन ऑप्शंस की बात करें तो 1961, 1981, 1971 और 1991। तो वर्तमान में जो लोकसभा सीटों की जो राज्यों को आवंटित की गई सीटों की संख्या है ये आपके वर्ष 1971 की जनसंख्या के आधार पर है। तो पहली चीज तो लोकसभा में सीटों का आवंटन किस आधार पर होता है, जनसंख्या के आधार पर होता है। और किस वर्ष की जनसंख्या, तो ये आपके रहेगा 1971। ठीक है, अब अपन बात करें जो ये 1971 की सीटों की संख्या कहां कब तक रहेगी,
तो इससे रिलेटेड जो आपके प्रोविजन है वो आपके 84वें संविधान संशोधन द्वारा किया गया। 84वें संविधान संशोधन द्वारा 2001 में ये प्रावधान किया गया कि ये जो सीटें हैं, ये जो जनसंख्या 1971, ये आपके 2026 तक लोकसभा सीटों की संख्या इस जनसंख्या इस जनगणना के आधार पर रहेगी 1971 के वर्ष की। तो वो कब तक रहेगी? एक तो 2026 तक। इसके बाद क्या होगा? इसके बाद जो है 2026 के बाद जो है जनगणना होगी, उस जनगणना के आंकड़ों के आधार पर है आगे जो है लोकसभा सीटों का निर्धारण किया जाएगा। तो 2026 के बाद, जैसे अभी 2021 की जो जनगणना हुई नहीं, तो 2027 में होगी, तो इसके बाद जो है सीटों का निर्धारण किया जाएगा। आगे अपन बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, ये बहुत ट्रिकी क्वेश्चन था, इसके बारे में भी अपन बात करते। लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन वर्ष 1971 की जनगणना पर आधारित है। ठीक है, ये अपन ने पढ़ा। ये निर्धारण किस वर्ष तक यथावत रहेगा, ये आपके क्वेश्चन पूछा गया था बीपीएससी में। ठीक है, अब ये बीपीएससी में पहले पूछा गया था आपके। तो यहाँ पे अपन बात करें कि किस वर्ष से, पहले ऑप्शंस के बारे में बात करें, वर्ष 2031, वर्ष 2026, वर्ष 2021, वर्ष 2026 और वर्ष 2011। तो अपन ने बात की कि जो 84वें संविधान संशोधन में क्या प्रोविजन था कि लोकसभा सीटों का जो है वो 1971 की जनसंख्या का आधार 2026 तक रहेगा, ये तो अपन ने पढ़ा। लेकिन अगली जनगणना कब होगी? जब संविधान संशोधन किया गया, तो प्रत्येक 10 वर्षों में जनगणना होती है। तो 2021 में प्रस्तावित थी, लेकिन अभी तक हुई नहीं। तो यहाँ पे जो है इसका आंसर आपके जो है बीपीएससी ने जो है, बिहार लोकसेवा आयोग ने इसका आंसर माना 2031, क्योंकि उस वक्त ये एक्सपेक्टेड था कि 2021 की जनगणना होगी, उसके बाद 2031 की जनगणना होगी, उसके आधार पर ही लोकसभा की सीटों का निर्धारण होगा। तो यहाँ पर आपके जो आंसर माना गया आयोग द्वारा वो आपके 2031 माना गया, क्योंकि 2026 के बाद जो जनगणना होती तो वो 2031 की ही होती। लेकिन अभी तक जो है, अभी अपना जो है 2026, अभी 2027 में आपके जनगणना होगी, 16वीं जनगणना। तो उस आधार के, उस आंकड़ों के आधार पर आपके जो है लोकसभा सीटों का पुनर्निर्धारण किया जाएगा। आगे अपन बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए कितनी सीटें आरक्षित है? ठीक है, पहला क्वेश्चन ये। अब अपन बात करें इसके ऑप्शंस की, 20, 25, 30 और कोई सीट आरक्षित नहीं। तो यहाँ पे पूछा अपने को केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग और ऑप्शंस के अकॉर्डिंग जो आपके आंसर रहेगा वो आपके रहेगा 20। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन किस तरह से आ सकते हैं। पहली चीज तो अधिकतम सीटें जो है आपके 20 आरक्षित की गई है केंद्र शासित प्रदेशों के लिए। तो अभी वर्तमान में जो है आपके अधिकतम लोकसभा की सीटें कितनी हो सकती है? एलएस मतलब लोकसभा, इसकी अधिकतम सीटें कितनी हो सकती है? 550। एक चीज ध्यान रखना है, पहले 552 थी। ठीक है, तो पहले जो लोकसभा की अधिकतम सीटें थी वो पहले 552 थी, लेकिन 104वें संविधान संशोधन द्वारा 2019 में जो है 2 आंगल भारतीयों के मनोनयन का प्रावधान जो है आगे नहीं बढ़ाया गया, मतलब वो समाप्त हो गया। तो अब जो अधिकतम सीटें कितनी हैं? अब वर्तमान में जो अधिकतम सीटें हैं वो आपके है, मैक्सिमम आपके सीटें हैं 550। तो इसमें से आपके जो राज्यों से होगी वो तो आपके रहेगी 530, और जो केंद्र शासित प्रदेश है या यूटी अपन बोल सकते हैं, तो केंद्र शासित प्रदेश या आपके संघ शासित प्रदेश है, तो उनकी जो सीटें हैं वो अधिकतम रहेगी आपके 20। ये अपन अधिकतम सीटों का बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आपसे पूछा जाए, इसमें जैसे ऑप्शन 19 का नहीं है तो अपन नहीं दे सकते। बाकी अगर आपसे पूछा जाए वर्तमान में, ये तो आपके मैक्सिमम सीटों का पूछा है। ठीक है, अब अगर अपन बात करें कि जो वर्तमान में है उसके बारे में बात करें, तो वर्तमान में जो लोकसभा सीटों के बारे में बात करें तो उसका अपने को ध्यान रखना है कि वर्तमान में जो लोकसभा सीटें हैं वो आपके है 543। ठीक है, 543 वर्तमान में है। उसमें से आपके राज्यों की जो सीटें हैं, राज्यों की सीटें हैं 524, और केंद्र शासित प्रदेशों में जो लोकसभा सीटें हैं, केंद्र शासित प्रदेशों में लोकसभा सीटें हैं वो आपके हैं 19। तो यहाँ पे ये चीज ध्यान रखना है कि क्वेश्चंस किस तरह से पूछा जा रहा है। अगर आपसे अधिकतम सीटों का पूछा जा रहा है कि अधिकतम सीटें राज्यों में कितनी आरक्षित है या केंद्र शासित प्रदेशों में कितनी आरक्षित है, तो अपने को ध्यान रखना है अधिकतम सीटें जो है राज्यों में 530 है और अधिकतम केंद्र शासित प्रदेश में कितनी है? 20 है। इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए वर्तमान में लोकसभा की सीटें कितनी है, तो 543 है। और अगर आपसे पूछा जाए कि वर्तमान में आपके राज्यों से कितने लोकसभा सांसद बनते हैं, तो राज्यों से 524 बनते हैं, जबकि केंद्र शासित प्रदेश से 19 सांसद बनते हैं। अब केंद्र शासित प्रदेशों में अगर आपसे पूछा जाए कि सर्वाधिक सांसद किससे बनते हैं, तो केंद्र शासित प्रदेशों में आपके सर्वाधिक सांसद बनते हैं आपके दिल्ली से 7, और इसके बाद आपके आता है जम्मू एंड कश्मीर, यहां से आपके 5 सांसद बनते हैं। ठीक है, तो सर्वाधिक सांसदों में ध्यान रखना आपके केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? दिल्ली है। ठीक है, तो इस तरह से आपके क्वेश्चन आ सकते हैं। सॉरी।
आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा को कार्यकाल पूरा होने से पहले भंग किया जा सकता है। तो अपन बात करें ऑप्शन से, राष्ट्रपति द्वारा स्वविवेक से, प्रधानमंत्री द्वारा स्वविवेक से, लोकसभा अध्यक्ष द्वारा स्वविवेक से, या प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा। तो आपके इसका आंसर रहेगा प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा। एक चीज अपने को ध्यान रखना है, लोकसभा जो है, लोकसभा भंग करने का अधिकार केवल और केवल आपके है राष्ट्रपति को, ठीक है। और ये जो आपके उल्लेख है, ये आपके इससे संबंधित जो प्रोविजन है, इसका उल्लेख है आपके अनुच्छेद 85 में, ठीक है। अब 85 में क्या है, 85 में लिखा है कि राष्ट्रपति संसद का सत्र आहूत करते हैं, आहूत करते हैं मतलब बुलाते हैं, संसद का सत्र आहूत, ठीक है। एक तो ये ध्यान रखना है, संसद सत्र आहूत करते हैं, आहूत मतलब बुलाना, ठीक है। संसद सत्र आहूत करते हैं, सत्रावसान करते हैं, सत्रावसान मतलब समाप्त करते हैं, और लोकसभा, राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकते हैं। ये चीज अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, कि केवल लोकसभा का मेंशन है, ठीक है। राष्ट्रपति लोकसभा भंग कर सकते हैं, तो ये राष्ट्रपति लोकसभा भंग कर सकते हैं, इसका उल्लेख कौन से अनुच्छेद में, एक तो अनुच्छेद 85 में है, ठीक है। और इसके अलावा लोकसभा भंग कौन कर सकते हैं, राष्ट्रपति कर सकते हैं। पहली चीज ये, राज्यसभा कभी भी भंग नहीं होती है, पहली चीज तो ये। अब यहाँ पे अपने को ध्यान है, संसद का सत्र कौन बुलाते हैं, क्वेश्चन क्या आ सकता है आपके, संसद का सत्र कौन बुलाते हैं, तो राष्ट्रपति बुलाते हैं। सत्र का सत्रावसान या सत्र को समाप्त कौन कर सकते हैं, तो वो सत्रावसान को समाप्त आपके राष्ट्रपति कर सकते हैं। अब अपन बात करें कि संसद को जो स्थगित है, लोकसभा या आपके बात करें कि जैसे लोकसभा को स्थगित कौन कर सकता है, ठीक है। अगर स्थगित करने का जो प्रावधान है, तो स्थगित करने का जो है वो आपके लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चंस भी आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, तो ये भी आप ध्यान रखें। लोकसभा को स्थगित कौन कर सकते हैं, लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। संसद का सत्र बुला कौन सकते हैं, सत्रावसान, और लोकसभा भंग करने का अधिकार राष्ट्रपति को है, लेकिन जो है लोकसभा स्थगित करने का अधिकार जो है ये आपके लोकसभा अध्यक्ष के पास है। आगे अपन बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके हैं स्टेटमेंट बेस्ड है। ये आपके निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत का राष्ट्रपति ऐसे स्थान पर जिसे वह ठीक समझेगा संसद का सत्र आहूत कर सकता है, अपन अभी पढ़ा, तो ये आपके स्टेटमेंट सही है। आगे अपन बात करें नेक्स्ट स्टेटमेंट की, तो नेक्स्ट है आपके, भारत का संविधान 1 वर्ष में संसद के 3 सत्रों का प्रावधान करता है, किंतु सभी 3 सत्रों का चलाया जाना अनिवार्य नहीं। तो पहली चीज अपने को ये ध्यान रखना है कि सत्र का प्रावधान नहीं है इसमें आपके जो है कम से कम जो है 6 महीने का अंतराल, 6 महीने से अधिक का अंतराल 2 सत्रों के बीच में नहीं होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ ये मेंशन है। तो आपके ये स्टेटमेंट सही नहीं है। आगे अपन बात करें, 1 वर्ष में दिनों की कोई न्यूनतम संख्या निर्धारित नहीं है जब संसद का चलना आवश्यक हो। तो ये बिल्कुल सही है कि संसद कितने समय तक कार्य करेगी, ये कोई दिन निर्धारित नहीं किए गए। तो ये आपके दोनों स्टेटमेंट सही है, पहला और तीसरा, जबकि दूसरा स्टेटमेंट आपके गलत है। यहां ध्यान रखना है, कितने सत्र होने चाहिए ये नहीं कहा गया है, सिर्फ ये जरूर कहा गया है कि संसद के 2 सत्रों के बीच की जो अवधि है वो 6 माह से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो आपके इसमें आंसर रहेगा 1 और 3, आपके सी आंसर इसमें करेक्ट रहेगा, ठीक है। यहाँ पे एक चीज ये भी ध्यान रखना है कि कौन से स्टेटमेंट सही है। अगर अपन से पूछा जाता कि कौन से स्टेटमेंट सही नहीं है, तो अपना आंसर ही चेंज होता, बी होता। तो आपको ये ध्यान रखना है एग्जाम के टाइम में, एक तो आपको सारे ऑप्शंस देखने, इसके अलावा आपको जो है क्वेश्चन क्या पूछा है उसके बारे में ध्यान देना है, क्योंकि यहाँ पे कई बार इस लाइन पे कईयों का ध्यान नहीं जाता, इस कारण से भी उनके क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। आगे अपन बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लोकसभा के कार्यकाल से रिलेटेड है। इसमें कौन सा स्टेटमेंट सही है वो अपने को बताना है। किसी भी परिस्थिति में बढ़ाया नहीं जा सकता, स्टेटमेंट गलत है। आपके एक बार में 6 महीने के लिए बढ़ाया जा सकता है, ये भी गलत है। आपातकाल की घोषणा के दौरान, तो आपातकाल की घोषणा के दौरान एक बार में 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है, ठीक है। तो ये आपके स्टेटमेंट सही है कि अगर राष्ट्रीय आपातकाल लगा, आपातकाल की स्थिति में लोकसभा के कार्यकाल को अधिकतम जो है 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। इसके अलावा इसमें क्या चीजें हैं, सॉरी, इसके अलावा इसमें क्या चीजें कि यदि आपातकाल समाप्त हो गया है तो लोकसभा का कार्यकाल 6 माह से अधिक, 6 महीने से अधिक किसी भी परिस्थिति में नहीं बढ़ाया जा सकता। तो ये भी चीजें ध्यान रखनी है। एक तो कि लोकसभा का कार्यकाल क्या 5 वर्ष से अधिक बढ़ाया जा सकता है, तो हाँ बढ़ाया जा सकता है। किस स्थिति में, तो आपातकाल की स्थिति में एक बार में 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। अगर आगे आपातकाल चलता है तो भी लोकसभा का कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है, लेकिन एक बार में एक वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। अगर आपातकाल समाप्त हो गया है तो आपातकाल समाप्त होने के बाद 6 माह तक अधिकतम, इसके बाद किसी भी परिस्थिति में लोकसभा का कार्यकाल नहीं बढ़ेगा। तो अपन ये क्वेश्चन किया। अब अपन बात करें कि कार्यकाल के बारे में, तो जो संसद के 2 सदन हैं,
इसमें जो कार्यकाल से रिलेटेड है, तो कार्यकाल से रिलेटेड जो है आपके अनुच्छेद रहेगा। ठीक है, अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद है आपके 83। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। अनुच्छेद 83 में जो है कार्यकाल का उल्लेख है कि भी जो लोकसभा का कार्यकाल रहेगा, लोकसभा का कार्यकाल रहेगा आपके पहली बैठक से 5 वर्ष तक। ठीक है, लोकसभा का कार्यकाल रहेगा पहला तो 5 वर्ष तक। और कब से शुरू होगा? तो पहली बैठक से ये कार्यकाल शुरू होगा और 5 वर्ष तक रहेगा। एक तो चीज ये। अब अगर बात करें कि लोकसभा को समय से पूर्व भी भंग किया जा सकता है, अपन ने बात की कि लोकसभा को राष्ट्रपति द्वारा समय से पूर्व भंग किया जा सकता है। किसकी सिफारिश पर? प्रधानमंत्री की सिफारिश पर लोकसभा को समय से पूर्व भी भंग किया जा सकता है। तो आपके इस तरह से क्वेश्चन आते हैं। सॉरी, सॉरी फॉर दैट। निम्नलिखित राज्यों या संघ शासित क्षेत्र के समूह में किसकी लोकसभा में केवल एक सीट है? अपने को यह पूछा है कि किसकी जो लोकसभा सीटें हैं, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों की लोकसभा सीटें एक एक है। तो ऑप्शन है गोवा, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, दादर और नागर हवेली, पुडुचेरी, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, लक्षद्वीप, चंडीगढ़, सिक्किम और मिजोरम। देखिए, इसमें अपने को ये ध्यान रखना है कि किसकी लोकसभा सीटें एक एक है, मतलब जो यूटी है या आपके इसमें जो राज्य है उसमें किस किस की सीटें एक है। तो इसका आंसर जो करेक्ट रहेगा वो आपके रहेगा चंडीगढ़। इन सभी की जो सीटें हैं वो एक एक है। चंडीगढ़ में लोकसभा सीट एक है, सिक्किम में आपकी लोकसभा सीट एक है, मिजोरम में एक सीट है, नागालैंड में एक सीट है। ठीक है, नागालैंड में एक सीट है। इसके अलावा आपके पुडुचेरी में एक सीट है। तो यहां से अपने को यह ध्यान रखना है कि एक तो यूटी में कौन कौन से यूटी में एक एक सीट है, चंडीगढ़ और पुडुचेरी में एक एक सीट है। इसके अलावा अपने को राज्यों का स्पेशली ध्यान रखना है क्योंकि दादर नागर हवेली में 2 आपके लोकसभा सीटें हैं। लक्षद्वीप जो आपके यूटी है उसमें आपके एक लोकसभा सीट है। यहाँ पे अपने को राज्यों का ध्यान रखना है कि कितने राज्य है जिनमें लोकसभा सीटें एक है। तो वो आपके आंसर रहेगा 3 राज्य जिनमें लोकसभा सीटें एक है। तो वो चीज आपका अपकमिंग एग्जाम्स में आपके क्वेश्चन आ सकता है। जबकि केंद्र शासित प्रदेश जो और भी है, ये भी ध्यान रखना अपने को कि केंद्र शासित प्रदेश और भी है, जैसे अपन ने बात की लक्षद्वीप की, चंडीगढ़ की आपके, तो यहाँ पे एक एक सीटें हैं। आगे अपन बात करें जैसे लद्दाख की भी एक सीट है, वो भी यूटी है। तो इस कारण से यूटी की कई सारे यूटी है जो जिनकी एक एक सीट है, लेकिन 3 राज्य भारत के ऐसे हैं जिनमें लोकसभा सीटें जो है वो केवल एक है। तो कौन से हैं? सिक्किम, मिजोरम और नागालैंड आपके वो राज्य है। आगे अपन बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके निम्नलिखित में से कौन सा एक लोकसभा का सर्वाधिक बड़ा मतलब क्षेत्रफल के अनुसार निर्वाचन क्षेत्र है? तो आपके क्षेत्रफल के अनुसार ऑप्शंस अपन बात करें कांगड़ा, लद्दाख, कच्छ और भीलवाड़ा। तो अगर अपन बात करें तो सबसे बड़ा जो है क्षेत्रफल के अनुसार जो है आपके लद्दाख निर्वाचन क्षेत्र है। और अगर अपन बात करें सबसे छोटा, तो अगर क्षेत्रफल के अनुसार अगर अपन सबसे छोटा की बात करें तो सबसे छोटा आपका रहेगा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र चांदनी चौक, दिल्ली का। ठीक है, तो ये सबसे छोटा आपके निर्वाचन क्षेत्र रहेगा। दिल्ली जो केंद्र शासित प्रदेश है उसमें सबसे छोटा लोकसभा क्षेत्र रहेगा आपके चांदनी चौक। आगे अपन बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लोकसभा चुनाव का कोई प्रत्याशी अपनी जमानत खो देता यदि उसे प्राप्त न हो सके। ऑप्शन से वेद मतों का 1/3, वेद मतों का 1/4, वेद मतों का 1/5 और वेद मतों का 1/6। तो लोकसभा चुनाव का कोई प्रत्याशी अगर उसे वेद मतों का 1/6 भाग प्राप्त नहीं हो तो वह अपनी जमानत खो देता है। ये चीज अपने को ध्यान रखना। आगे अपन बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तो लोकसभा का पहला आम चुनाव कब हुआ था? तो इसमें ऑप्शन से आपके 1949 में, 1952 में, 1950 में और 1954 में। तो आपके देखिए लोकसभा का जो चुनाव संपन्न हुए वो आपके 1952 में हुए। यहाँ आपके पहली चीज ये ध्यान रखना 25 अक्टूबर 1951 से 19 फरवरी 1952 तक लोकसभा के पहली जो लोकसभा है उसके चुनाव हुए। और यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट जो सीट ध्यान रखना है वो है सीटें। तो कितनी सीटों पर पहली लोकसभा के चुनाव हुए? तो यहाँ पे सीटों का ध्यान रखना है 489, 489 सीटों पे लोकसभा के पहली लोकसभा के चुनाव हुए। यहाँ पे ये सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी जो वर्तमान में लोकसभा सीटें हैं वो वर्तमान में जैसे 543 लोकसभा सीटों पर चुनाव होते हैं। तो जो पहली लोकसभा के चुनाव हुए उस दौरान जो है 489 आपके लोकसभा सीटें थी। अब इसके बारे में अपन बात करें तो देखिए 7वें संविधान संशोधन द्वारा 1956 में यह प्रावधान किया गया कि जो लोकसभा सीटों की संख्या उस वक्त हुई आपके 500। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि 7वें संविधान संशोधन मतलब जो है 1956 में
आपके जो लोकसभा सीटों की संख्या कितनी हो गई, आपके हो गई 500। और इसके बाद जो है आपके 31वें संविधान संशोधन द्वारा आपके 1973 में लोकसभा सीटों की संख्या आपके 525 कर दी गई। ठीक है, तो उसके बाद जो है गोवा पुनर्गठन अधिनियम के तहत जो है लोकसभा की जो सीटों की संख्या 545 की गई। तो इस कारण से अपने को ये ध्यान रखना है कि एक तो चुनाव के बारे में, और पहले लोकसभा चुनाव में जो है सीटों की संख्या भी आपको ध्यान रखनी है, 489 लोकसभा सीटों पर चुनाव हुआ था। आगे अपन बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके किस लोकसभा का कार्यकाल लगभग 6 वर्ष रहा, तो ये आपके राष्ट्रीय आपातकाल का दौर था। अपन ऑप्शंस के बारे में बात करें, 5वीं लोकसभा, 7वीं लोकसभा, 9वीं लोकसभा और 13वीं लोकसभा। तो किस लोकसभा का कार्यकाल रहा आपके, 5वीं लोकसभा। देखिए 5वीं लोकसभा का जो कार्यकाल शुरू हुआ था, इसके जो लोकसभा चुनाव शुरू हुए वो आपके 1971 में शुरू हुए। इस दौरान भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ, तो इस दौरान राष्ट्रीय आपातकाल लगा। इसके बाद जो है आपके 25 जून 1975 को आपके दूसरा आपातकाल भी लगा दिया गया। इसमें जैसे आंतरिक अशांति के आधार पर जो है राष्ट्रीय आपातकाल लगा। इसमें आपके जो है इंदिरा गांधी इस दौरान प्रधानमंत्री थी, फखरुद्दीन अली अहमद राष्ट्रपति थे। तो ये टोटल जो है तीसरी बार आपके राष्ट्रपति शासन लगा आपके 1975 में। ठीक है, तो ये जो राष्ट्रपति शासन था ये आपके 1977 तक रहा। तो इस कारण से जो 5वीं लोकसभा का कार्यकाल है ये आपके 1977 तक लगभग 5 वर्ष 11 माह तक रहा लगभग। तो इस कारण से ये आपके 6 वर्ष है, और ये एकमात्र एक लोकसभा है जिसका कार्यकाल सर्वाधिक रहा। तो आगे अपन बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके कथन स्टेटमेंट बेस्ड है। सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। लोकसभा अथवा राज्य की विधानसभा के निर्वाचन में जीतने वाले उम्मीदवार को निर्वाचित घोषित किए जाने के लिए किए गए मतदान का कम से कम 50% मत बनना आवश्यक है। बेसिकली जो इसका मतलब है कि लोकसभा और राज्य की जो विधानसभा के चुनाव होते हैं उसमें कम से कम जीतने के लिए वोट 50% से अधिक होने चाहिए, 50% होने चाहिए कम से कम। ठीक है, तो ये आपके नहीं है। इसमें देखिए जो लोकसभा और विधानसभाओं का आपके जो चुनाव होता है वह बेसिकली फर्स्ट पास द पोस्ट, मतलब जिस उम्मीदवार है उसको सर्वाधिक वोट मिलते हैं, जिस उम्मीदवार को ज्यादा वोट मिलते हैं वही विजेता होता है। इसमें कोई क्राइटेरिया नहीं है कि भाई जैसे राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव में क्राइटेरिया होता है कि उस क्राइटेरिया को पार करने के बाद ही वह विजेता घोषित होता है, लेकिन यहाँ पर लोकसभा विधानसभा या जो स्थानीय निकाय है उन सबके चुनाव में जिसको ज्यादा वोट मिलते हैं वही विजेता होता है। तो आगे अपन सॉरी इसमें स्टेटमेंट बेस्ड है, तो एक तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपके गलत हो गया। दूसरा आपके स्टेटमेंट है जैसे भारत के संविधान में अधिकथित उपबंधों के अनुसार लोकसभा में अध्यक्ष का पद बहुमत वाले दल को जाता है तथा उपाध्यक्ष का पद विपक्ष को जाता है। ये भी आपकी स्टेटमेंट गलत है। किस कारण से, ये देखिए लोकसभा अध्यक्ष जो है उसका चुनाव आपके लोकसभा के सदस्यों में से होता है। तो जिस लोकसभा अध्यक्ष के उम्मीदवार को ज्यादा वोट मिलते हैं वही लोकसभा का अध्यक्ष बनता है। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि बहुमत दल के नेता का ही जो है वही लोकसभा अध्यक्ष बने। अमूमन सामान्यतया बहुमत दल के नेता का ही जो है नेता ही लोकसभा का अध्यक्ष बनता है, बहुमत दल का व्यक्ति ही आपके लोकसभा का अध्यक्ष बनता है। तो यहाँ पे ये चीज ध्यान रखना, लेकिन ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, अधिकथित उपबंधों में नहीं है। तो ये आपके आईएएस प्रीलिम्स के एग्जाम में पूछा गया था, तो आपके दोनों स्टेटमेंट गलत है। तो इसका आंसर आपके रहेगा डी, न तो 1 और न ही 2। तो जनरली जो है आपके यूपीएससी के एग्जाम्स में कई बार इतने ट्रिकी क्वेश्चंस आते हैं कि वो जानबूझकर सारे स्टेटमेंट गलत कर देते ताकि आपका तुक्का भी सही नहीं बैठे, क्योंकि जनरली क्या है कि दोनों में से कोई ना कोई स्टेटमेंट या सभी स्टेटमेंट सही होते हैं। लेकिन यूपीएससी का ये पैटर्न है कि यूपीएससी अपने एग्जाम्स में कई बार सभी स्टेटमेंट को गलत करवा देती है। तो इस तरह का भी आपको ध्यान रखना है। आगे अपन बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो लोकसभा अध्यक्ष के बारे में है। तो लोकसभा अध्यक्ष के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करता है? नहीं, ऐसा प्रोविजन नहीं है। लोकसभा का अध्यक्ष लोकसभा के सदस्यों में से ही चुना जाता है और इसके सदस्यों के द्वारा ही इसे हटाया जा सकता है। तो राष्ट्रपति का इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। अब इसमें है कि यह आवश्यक नहीं कि वह अपने निर्वाचन के समय सदन का सदस्य हो, परंतु अपने निर्वाचन के बाद 6 माह के भीतर संसद का सदस्य हो जाना पड़ेगा। यह भी आपकी स्टेटमेंट गलत है। देखिए ये जो है 6 माह के भीतर संसद का सदस्य बनना पड़ेगा, ये आपके जो प्रोविजन है ये आपके मंत्रियों के लिए। कोई भी व्यक्ति मंत्री या प्रधानमंत्री बन सकता है, लेकिन लोकसभा का अध्यक्ष बनने के लिए उसका लोकसभा का सदस्य बनना अनिवार्य है। मतलब लोकसभा का सदस्य ही लोकसभा का अध्यक्ष बनेगा, कोई दूसरा व्यक्ति नहीं बन सकता। तो ये भी आपके स्टेटमेंट गलत है। यदि वह त्याग पत्र देना चाहे तो उसे अपना त्याग पत्र उपाध्यक्ष को संबोधित करना होगा, ये बिल्कुल सही है। देखिए लोकसभा का जो अध्यक्ष है
वह अपना जो त्याग पत्र है लोकसभा का, सॉरी ये आपकी स्टेटमेंट सही है, लोकसभा का अध्यक्ष अपना इस्तीफा उपाध्यक्ष को देगा, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। तो ये चीज अपने को ध्यान रखने की, जैसे लोकसभा अध्यक्ष है, ये आप इक्वेशन ध्यान रखिए, लोकसभा अध्यक्ष अपना इस्तीफा देगा आपके उपाध्यक्ष को, लोकसभा के उपाध्यक्ष को, और अगर लोकसभा के उपाध्यक्ष को अपना इस्तीफा देना है तो वह भी अपना इस्तीफा देगा लोकसभा के अध्यक्ष को। तो ये आपको इक्वेशन ध्यान रखनी है। इसके अलावा जैसे अपन बात करें राज्यसभा का सभापति, तो राज्यसभा का सभापति आप जानते हैं उपराष्ट्रपति है, रिसेंट जो है अभी इस्तीफा हुआ, तो राज्यसभा का सभापति या उपराष्ट्रपति अपना इस्तीफा राष्ट्रपति को देते हैं, ये चीज ध्यान रखना है। और राज्यसभा का उपसभापति अपना इस्तीफा राज्यसभा के सभापति मतलब उपराष्ट्रपति को देते, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे ये अलग रहेगा, लोकसभा का अध्यक्ष अपना इस्तीफा लोकसभा के उपाध्यक्ष को देता है, न कि राष्ट्रपति को। आगे अपन बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, इसमें आपके जैसे आंसर क्या रहेगा, अपन बात करें तो देखिए पहला दूसरा स्टेटमेंट गलत है, तो इसमें अपन अपना आंसर केवल 3 रहेगा, तो ऑप्शन आंसर आपका रहेगा केवल 3। अगला क्वेश्चन के बारे में बात करें तो ये आपके प्रोटेम स्पीकर का कर्तव्य, मतलब जो प्रोटेम स्पीकर है उसका क्या कार्य होता है, तो स्पीकर की अनुपस्थिति में सदन की कार्यवाही का संचालन करना, सदस्यों को शपथ दिलाना, स्थापन के रूप में स्पीकर का कार्य करना जब स्पीकर की चुनाव की संभावना न हो, केवल सदस्यों के चयन प्रमाण पत्रों को चेक करना कि वह सही है। तो देखिए जो प्रोटेम स्पीकर है इसका एक ही कार्य होता है मुख्य रूप से, वो है सदस्यों को शपथ दिलाना। जब लोकसभा का चुनाव होता है तो लोकसभा के चुनाव के बाद, नई लोकसभा के गठन के बाद जब लोकसभा की पहली बैठक होती है तो उसमें जो है सबसे वरिष्ठतम सदस्य को प्रोटेम स्पीकर चुना जाता है, ठीक है, पहली चीज तो ये। तो जो वरिष्ठतम सबसे सीनियर मोस्ट है, वरिष्ठतम सदस्य को प्रोटेम स्पीकर चुना जाता है। वरिष्ठतम मतलब एज के हिसाब से नहीं कि वो कई बार लोकसभा का सदस्य बना है उस आधार पर उन्हें चुना जाता है। हालांकि ये चीज आपको ध्यान रखना है कि वरिष्ठतम हो ही ऐसा जरूरी नहीं है, कई बार ऐसा हुआ है कि सीनियर मेंबर को भी आप प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया जाता है, तो ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है कि प्रोटेम स्पीकर वरिष्ठतम मतलब सीनियर मोस्ट मेंबर ही हो, सीनियर मेंबर हो उसको भी प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया जा सकता है। तो पहली चीज तो वरिष्ठतम सदस्य को नियुक्त करते हैं, और नियुक्त करते कौन है, तो राष्ट्रपति द्वारा प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया जाता है। अब प्रोटेम स्पीकर का कार्य क्या है, लोकसभा में जो पहली बैठक होती है लोकसभा की, उस पहली बैठक में जो है संसद के सदस्यों को शपथ दिलाने का जो कार्य है वो आपके प्रोटेम स्पीकर करता है। तो इसका मुख्य रूप से यही कार्य होता है। उसके बाद संसद के सदस्यों की शपथ के बाद अगली बैठक में जो है लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव कर लिया जाता है सदस्यों द्वारा। आगे अपन बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, तो लोकसभा अध्यक्ष स्पीकर अपने कास्टिंग वोट का प्रयोग केवल करते हैं। कास्टिंग वोट का मतलब है जो लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं वो अपना वोट कब दे सकते हैं, तो उसके ऑप्शन से आपके वर्तमान सरकार को बचाने हेतु मतलब अविश्वास प्रस्ताव लाया है तो उसमें बचाने हेतु, संविधान के संशोधन के मामले में, आपातकाल के मामले में, और जब वोट बराबर होने के नाते टाई हो। तो देखिए लोकसभा का अध्यक्ष जो है वो आपके सिर्फ एक बार ही मतदान कर सकते हैं, कौन सी स्थिति में, जब जो है पक्ष और विपक्ष दोनों के वोट बराबर हो जाए तो जो निर्णायक जो मतदान है, निर्णायक वोट जो है वो लोकसभा के अध्यक्ष देते हैं। तो इस तरह का आपको ध्यान रखना है, नहीं कि सरकार बचाने मतलब अविश्वास प्रस्ताव में लोकसभा अध्यक्ष वोटिंग नहीं करते, संविधान संशोधन के मामले में वोटिंग नहीं करते, ना ही आपातकाल के दौरान करते हैं या आपातकाल की घोषणा के लिए करते हैं। आगे अपन बात करें नेक्स्ट, तो लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है। ऑप्शंस के बारे में बात करें, सुचेता कृपलानी, विजय लक्ष्मी पंडित, तारकेश्वरी सिन्हा और मीरा कुमार। तो लोकसभा की पहली जो महिला अध्यक्ष रही है वो आपके मीरा कुमार रही है। 15वीं लोकसभा में ये लोकसभा अध्यक्ष बनी थी, 15वीं लोकसभा के दौरान ये अध्यक्ष बनी, और ये आपका इसका जो टेन्योर रहा वो आपके 2009 से 2014 तक रहा, ठीक है। तो मीरा कुमार पहली लोकसभा अध्यक्ष बनी। अब तक भारत में लोकसभा में 2 महिला लोकसभा अध्यक्ष रह चुकी है, ठीक है। तो 2 महिलाएं जो है वो आपके लोकसभा अध्यक्ष रही है, एक तो ये चीज ध्यान रखना है। अब कौन कौन रही है, तो पहली अपने बात की मीरा कुमार रही लोकसभा अध्यक्ष, ठीक है, ये आपके 15वीं लोकसभा में रही। और दूसरी जो महिला है वो भी इनके बाद लगातार जो है सुमित्रा महाजन, सुमित्रा महाजन रही, ये आपके 16वीं लोकसभा में रही, ठीक है। तो मीरा कुमार जो थी वो कांग्रेस पार्टी से थी और सुमित्रा महाजन आपके भारतीय जनता पार्टी से लोकसभा अध्यक्ष रही है, महिला लोकसभा अध्यक्ष रही है। तो यहाँ पे ध्यान रखना, अब तक लोकसभा में कितनी महिला अध्यक्ष बन चुकी है, तो 2 महिला लोकसभा अध्यक्ष रह चुकी है, मीरा कुमार और सुमित्रा महाजन। अगर आपकी डीप क्वेश्चन पूछा जाए तो आपसे लोकसभा भी पूछ सकते हैं, 15वीं लोकसभा और 16वीं लोकसभा के दौरान महिला लोकसभा अध्यक्ष रही। जब तक अब तक कोई भी महिला
राज्यसभा की सभापति मतलब उपराष्ट्रपति अभी तक नहीं बनी है। आगे अपन बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है लोकसभा के वर्तमान उपाध्यक्ष है तो नजमा हेपतुल्ला, पीएम सईद, जीएमसी बालियोगी और इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इनमें से कोई नहीं, अभी वर्तमान में जो है लोकसभा उपाध्यक्ष का जो पद है वह रिक्त है, मतलब लोकसभा के उपाध्यक्ष पर कोई नहीं है। अपने को ये ध्यान रखना है कि देखिए जो यहाँ पे आंसर्स है इसमें जैसे नजमा हेपतुल्ला आपके राज्यसभा की उपसभापति रह चुकी है, पीएम सईद एक टाइम में 1991 के आसपास आपके लोकसभा के उपाध्यक्ष रहे। वर्तमान का अपने को पूछा तो इसमें से नहीं। जीएमसी बालियोगी आपके लोकसभा के अध्यक्ष रहे। वर्तमान में जो है आपके 18वीं लोकसभा में जो है लोकसभा के अध्यक्ष तो वर्तमान में जो है आपके श्री ओम बिड़ला है। वर्तमान में जो लोकसभा है 18वीं लोकसभा, उसमें आपके लोकसभा के अध्यक्ष है श्री ओम बिड़ला। तो एक चीज ये ध्यान रखने की ओम बिड़ला है ये है, इसके अलावा ये कहां से सांसद है ये भी आप ध्यान रखिए। तो कोटा राजस्थान से ये सांसद है, ये भी ध्यान रखिए, क्योंकि अगर आपसे ट्रिकी क्वेश्चन या डीप क्वेश्चन पूछा जाए तो यहां से आ सकता है कि सांसद कहां से, कोटा से, जबकि जो उपाध्यक्ष का पद है वो वर्तमान में अभी रिक्त है। तो वर्तमान में लोकसभा कौन सी चल रही है, 18वीं लोकसभा चल रही है। आगे अपन बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके उपाध्यक्ष। तो यदि उपाध्यक्ष लोकसभा के अध्यक्षता कर रहे हैं तो उन्हें एक अधिकार प्राप्त है, मतलब यदि लोकसभा के जो उपाध्यक्ष है वो सीट पर बैठे हैं, आसन पर है, तो कौन सा विकल्प इसमें सही है, कौन सा अधिकार है, लोकसभा के विचार विमर्श में भाग ले सकते हैं। कि देखिए अध्यक्ष जो होता है वो विचार विमर्श में भाग नहीं लेता, वो अध्यक्षता करता है। तो ये स्टेटमेंट सही नहीं है। सदस्य के रूप में सदन के समक्ष किसी प्रस्ताव पर मतदान कर सकते हैं, वो अध्यक्ष पद पर आसीन है तो वोट नहीं कर सकते। मत बराबरी की अवस्था में मतदान कर सकते हैं, ये बिल्कुल सही है। मत बराबरी, जो वोट बराबर हो तो जो है निर्णायक मत आपके उपाध्यक्ष देंगे, क्योंकि वो अध्यक्ष के पद पर आसीन है। अध्यक्ष की अनुपस्थिति में संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करने का अधिकार नहीं रखते हैं अध्यक्ष। अगर लोकसभा अध्यक्ष अपने पद पर नहीं हो तो जो संयुक्त अधिवेशन की बैठक होती है तो उसकी जो अध्यक्षता है वो आपके लोकसभा उपाध्यक्ष करते हैं। तो इन्होंने नहीं रखते हैं, तो ये स्टेटमेंट आपकी गलत है। कौन सा सही है, मत बराबरी की अवस्था में मतदान कर सकते हैं। ठीक है, आगे अपन बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लोकसभा सचिवालय सीधे नियंत्रित होता है। जो लोकसभा सेक्रेटरीट है वो किसके कंट्रोल में रहता है, किसके अधीन रहता है। ऑप्शन है आपके केंद्रीय गृह मंत्रालय, संसदीय मामलों के मंत्रालय, प्रधानमंत्री द्वारा और लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा। तो जो लोकसभा सचिवालय है वो आपके लोकसभा अध्यक्ष के अधीन रहते हैं, पूरा जो है इनके नियंत्रण में रहता है, इनके निर्देशन में कार्य करता है। इसी तरह से राज्यसभा सचिवालय जो है वो राज्यसभा के सभापति या भारत के उपराष्ट्रपति के अधीन रहता है। आगे अपन बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, ये आपके लास्ट क्वेश्चन है। तो लोकसभा के बारे में पूछा है, पहली बार लोकसभा में विपक्ष में सबसे बड़ा राजनीतिक दल स्वतंत्र पार्टी था। तो देखिए स्वतंत्र पार्टी नहीं था पहली बार था आपकी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, सीपीआई, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। ठीक है, तो जब 1952 में जो लोकसभा चुनाव हुए उसमें जो है आपके विपक्षी दल, पहला विपक्षी दल कौन था, सीपीआई था। ठीक है, तो स्वतंत्र पार्टी नहीं था, ये आपकी स्टेटमेंट गलत हो गया। आगे अपन बात करें लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष को सर्वप्रथम 1969 में मान्यता दी गई, और विपक्ष के नेता पहले कौन बने, तो वो बने थे राम सुभग सिंह। राम सुभग सिंह आपके लोकसभा में पहले विपक्षी नेता बने थे, और दर्जा इन्हें दिया गया सर्वप्रथम आपके 1969 में। इसके अलावा अपन बात करें तो ये आपकी स्टेटमेंट सही है, सर्वप्रथम मान्यता आपके 1969 में दी गई। नेक्स्ट स्टेटमेंट है लोकसभा में यदि किसी दल के न्यूनतम 75 सदस्य न हो तो उसके नेता को प्रतिपक्ष के रूप में मान्यता नहीं मिल सकती है। तो ये भी आपकी स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि यहाँ पे 75 नहीं, यहाँ पे रहता है 55 का भी क्या है कि अगर अपन बात करें कि जैसे जो लोकसभा का सदस्य कुल सदस्य संख्या है उसका 1/10 भाग जो है वो विपक्ष नेता प्रतिपक्ष बनने के लिए आवश्यक है। तो यहाँ पे देखिए जैसे 543 है, तो 543 में से मतलब क्या है कि न्यूनतम जो है आपके लगभग आपके 55 सदस्य होने चाहिए नेता विपक्ष बनने के लिए। तो वर्तमान में लोकसभा में नेता विपक्ष आपके जो कांग्रेस से सांसद है आपके राहुल गांधी लोकसभा के नेता विपक्ष है। ठीक है, तो ये चीज अपने को ध्यान रखना है। तो यहाँ पे आपके स्टेटमेंट कौन से गलत हो गए, पहला और तीसरा गलत है। तो सही कथन पूछा है तो आपके केवल 2 सही है, तो आपका आंसर रहेगा बी, केवल 2। तो आपके इस तरह से क्वेश्चंस आ सकते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। चैनल को लाइक शेयर जरूर करें और सब्सक्राइब करें। अगर आपकी कोई भी सजेशन है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर दें। मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में नए वीडियो के साथ। थैंक यू एवरीवन।